हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी विद जॉय के साथ व्यस्त होंगे। तो आपका जो है एनसीईआरटी एंजॉय में स्वागत है। और यहाँ पे जो है मतलब आज आपका जो है काफ़ी मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। और हाँ, एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि कल क्लासेस बंद होंगी कल, क्योंकि संडे है। आप लोग इंजॉय करिएगा और हाँ, रिवाइज ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि इंजॉय का फुल वो छुट्टी का फुल मजा लें। और यहाँ पे देखिए, आज हम लोग काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोग के लिए कितना सारे डायग्राम मैं लाई हूँ। हर चीज़ के बारे में एक एक पहले डायग्राम से समझाऊंगी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये सारे डिफिनेशन समझाऊंगी। ठीक है। तो हालांकि छोटा ही पार्ट है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार आज होने वाला है। तो आज सबसे पहले हम लोग जो है ये लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले जो है आज हम लोग वैसे भी मानव में पोषण तथा पाचन की बात करेंगे। और हाँ देखिए, एक चीज़ तो मैं भूल गई, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस लेक्चर को एंड शेयर करें। ठीक है। और काफ़ी इंजॉय करें इस लेक्चर को। ठीक है। और उसके बाद देखिए, हम लोग आज मानव में पोषण जो है पाचन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो है इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लिया जाए कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़े क्या थे, उसको रिवीजन किया जाए। ठीक। तो उसके बाद देखिए, लेक्चर 3 में हम लोग जो है रंध्र के बारे में पढ़े थे। रंध्र यानी स्टोमेटा, जो पत्तों पेड़ पौधों में पाया जाने वाली जो संरचना है जिसके द्वारा ये लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया था। अब रंध्र के जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये संरचना दिखाई थी आप लोग को कि रंध्र होता कैसा है। इस रंध्र को हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक। और उसके बाद देखिए, ये जो है स्टोमेटा क्लोज्ड यानी बंद संरचना है। ये स्टोमेटा खुली संरचना, देखिए यहाँ पे इसके बीच में जो है स्पेस पाया जा रहा है, ये कुछ मुड़ गया है, ये आपको किडनी के आकार का ही दिखाई देगा पूरा। ठीक। और ये हाँ, ये जो है बंद आकार का है। और उसमें देखिए मैंने एक संरचना बताई थी कि पहला, यहाँ पे पहला ध्यान दीजिएगा, ये इसका केंद्रक है। ठीक है। ये इसका पूरा एक केंद्रक है। ठीक। और उसके बाद ये पूरी केवल एक ही कोशिका है, इस चीज़ की ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट है, ये जो ग्रीन जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। फिर ये जो पीली वाली संरचना दिखाई दे रही है ये पूरा, ये जो है आपका रिक्तिका है, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं हम। ठीक। और उसके बाद जो है फोर्थ जो है ये जो पूरी ग्रीन जैसी पूरा स्ट्रक्चर है ये, तो इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। ठीक। और ये जो है बाहरी जो आवरण है पूरा, ठीक है, जो गाढ़े ग्रीन जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको हम लोग सेल वॉल कहा था। ठीक। और उसके बाद देखिए, ये जब ओपन रहता है ये स्टोमेटा, ठीक, तो ये क्या करता है, ये बाहर यानी पर्यावरण से CO2 अपने अंदर लेता है। और जब अपने अंदर भोजन बना लेता है तो जो है यहाँ से O2 जो है बाहर निकाल देता है। ठीक। अब उसके बाद देखिए, ये रंध्र या स्टोमेटा होता क्या है, इसके बारे में हमने डेफिनेशन भी दिया था कि पादप की पत्तियों यानी पादप मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों को जो पर्यावरण से अटैच हो, सॉरी ये चीज़ मेरे से मिल गई, एक मिनट, इसको जो है मैं फिर से लिखती हूँ, वायवी, ठीक, भागो की बाह जो है संरचना होती है, बाह जो मतलब त्वचा होती है, छोटे छोटे उस पर छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उस पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक। और ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आदान का मतलब जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेते हैं और O2 को जो है मतलब अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। ठीक। वायुमंडल से
जो है O2 CO2 लेते हैं और वायुमंडल में O2 जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया व विधि क्या होती है। ठीक, अब जो है जैसे ये रंध्र बंद है और ये रंध्र खुला है डायग्राम में, जैसे मैंने पहले बताया है। अब ये क्या होता है कि रंध्रों की गतिविधियां जो है द्वारा कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है तब पौधे इन छिद्रों को जो है मतलब वो क्या करते हैं, खुला रखते हैं, बंद नहीं, यहाँ पे खुला होगा, खोल कर रखते हैं। ठीक, और उसके बाद इन छिद्रों को खोलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाएं मतलब ये एक दरवाजे की तरह ही है ना, तो इसलिए हम लोग इसे द्वार कोशिका ही कहते हैं। ठीक, कोशिका द्वारा जब वायु अंदर जाती है तो ये फूल जाती है, ये संरचना। अब आप लोग जैसे देखिए, जब आप लोग गहरी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में जो है मतलब ऑक्सीजन भर जाता, हवा भर जाती है। ठीक है, तो आपका जो है मतलब ये शरीर थोड़ा सा फूला हुआ मतलब आपको महसूस होता, देखते भी होंगे। ठीक है, हल्का हल्का। तो ये चीज़ें जो है उसी तरह सेम जो है पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक, और उसके बाद हमने बात की थी कि अमीबा का पोषण, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये बात किया था कि अमीबा के बाहर कोई भी अगर जो कोई फूड मटेरियल आता है तो अपने उत्पादों को बढ़ा के पहले उस फूड मटेरियल को क्या करता है, घेरता है। घेरने के बाद वो पूरी तरह जब घेर लेता है तो वो जो है अपने रिक्तिका में ले जाता है। रिक्तिका में जो एंजाइम होते हैं, ठीक, उसके द्वारा उस फूड को जो है उस भोजन को पचाता है। पचा कर जैसे फिर उसके बाद क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पचे नहीं होते हैं उनको जो है बाहर निकाल देता है। और ये सारी क्रियाएं जो है कूटपाद द्वारा होती हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ से ये क्या कर रहा है कि भोजन ले रहा है। ठीक, और उसके बाद ये भोजन आगे जा रहा है, यहाँ जो है एंजाइम द्वारा रिक्तिका में पाचन हो रहा है और उसके बाद जो अपचित भोज्य है उसको निकाल दे रहा है। देखिए ये बहिक्षेपण या अपशिष्ट, बहिक्षेपण अपशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनके क्रम भी होते हैं कि पहले अंतःग्रहण, कूटपादों द्वारा जो भोजन उनके आसपास होता है उसको लेते हैं, फिर उसके बाद उसका पाचन करते हैं, फिर जो है यहाँ पे अवशोषण का मतलब जो भोजन होता है, पाचन होता है, उसका जो है वो अवशोषित करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है उनका स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह जो भी आपको भोजन के द्वारा पची होती हैं तो वो क्या करते हैं अपने जीव द्रव्य में जो अमीबा होते हैं उनको मिलाते हैं ताकि उनसे जो है ऊर्जा उनको मिल सके, उनके शरीर के वृद्धि के लिए सारे पदार्थों की जो जो आवश्यकता हो उन्हें प्राप्त हो सके। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या होता है कि जैसे अपचित जो पदार्थ होता है, ठीक, उनको कोशिका के शरीर के बाहर निकालता है। ठीक है, वो अब तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जीव है वो खाता जाए जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर न निकाले, इस तरह तो वो एकदम मतलब वो शरीर फट जाएगी अचानक अगर जो कोई इंसान या कोई भी जीवाणु वगैरह अगर जो खाए और अपशिष्ट पदार्थ को निकाले ना तो। ठीक, तो हमने इस लेक्चर में यहाँ तक बातें की थी और उसके बाद आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में ये रिवीजन कंप्लीट किए। रिवीजन पोर्शन हमने देखा कि आगे लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे और अब जो है हम लोग मानव में पोषण तथा पाचन की बात करते हैं। अब जो है मानव में पोषण और पाचन कैसे होता है, देखिए ये जो है आपका पाचन तंत्र पूरा भाग है। यहाँ माउथ से आप लोग खाना खाते हैं। ठीक, और ये देखिए ये पीछे से पहले बात एक चीज़ बतानी जरूरी है कि आपका पाचन तंत्र पीछे से कैसे सुरक्षित रहता है। तो ये जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये आपका जो क्या है, इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा बच्चों क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
समझना, क्योंकि कई टीचर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली किताबी भाषा बता देते हैं, डायग्राम वगैरह से नहीं बताते हैं, तो वो समझ में नहीं आती है। अब डायग्राम से पढ़े रहेंगे तो ये शब्द कहीं भी आएगा तो आपको एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में मतलब क्लियर हो जाएगा, छप जाएगा, जिससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस ऑर्गन की बात जो है की जा रही है यहाँ पे। तो वो पूरे ऑर्गन को आपको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके बाद डेफिनेशन को जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यही कर रहे हैं कि ये जितने डायग्राम हैं आपके अंदर जो पाचन तंत्र से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पहले फिगर को समझते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये माउथ है, जो यहाँ पे ऊपरी मांस वगैरह हटा दिया गया है, केवल पाचन तंत्र को दिखाया गया है। जो देखिए यहाँ पे माउथ में ये जो है स्ट्रक्चर जबड़ों द्वारा सुरक्षित होती है, जबड़ों में जो ये मजबूत हड्डियाँ वगैरह पाई जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए पीछे का जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे ये जो पाचन तंत्र की नलिका है, ठीक है, ये सुरक्षित है। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये पाचन नलिका, यहाँ से खाना खाते हैं, फिर ये जो है यहाँ खाना आता है किस तरह, यहाँ से फिर इस आपकी स्टमक यानी पेट में आता है, और इस पेट से जो है ये खाना जो है इस नलिका के उधर बगल में, ठीक, नीचे से फिर ये सबसे पहले छोटी आंतों में आता है। ठीक है, ये जो छोटी आंतें हैं इसमें आता है। फिर अंततः क्या होता है कि देखिए ये सारी जो है नलिकाओं से गुजरने के बाद ये एक नलिका देख रहे हैं जहाँ से ये जा रहा है मेरा पेन, ठीक है, फिर ये जाके बड़ी जो है आंत में खुल जाता है। फिर यहाँ से भोजन क्या होता है, ये इस तरह जाता है यहाँ से, फिर उसके बाद इस तरह आके फिर ये मल के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या आपको इतना थोड़ा सा समझ में आया? तो अब एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ के बारे में, फिर इतने पार्ट के बारे में, सॉरी इतने पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इतने पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम लोग माउथ के बारे में देखते हैं कि देखिए जैसे ये बॉडी है, ठीक है, अब कोई इंसान यहाँ से खाना खा रहा है, ये आपका दांत वाला स्ट्रक्चर है ये, ठीक, जो वाइट कलर संरचना है ये दांत। अब यहाँ से खाना खाएं, अब ये खाना जो है यहाँ से, ठीक है, ये खाना यहाँ से आता है, और ये कौन सा मार्ग है, यहाँ पे देखिए जैसे आप सांस लेते हैं तो ये मतलब जो वायु होता है वो भी यहाँ से आता है, लेकिन अभी वायु के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए जब खाना आता है तो जो ये वाली संरचना होती है ये वायु का मार्ग है। एक मिनट, हम वायु के मार्ग को अलग पेन से दर्शाना चाहेंगे। देखिए ये जो है आपका यहाँ से हवा आता है, ठीक, और ये हवा इस वाली नली में चला जाता है, ये यहाँ पे दो नलियाँ हैं, और ये जो खाना है आपका इस नली में यहाँ पे आता है, और ये खाना यहाँ से इस नली में आ जाता है पीछे। लेकिन देखिए जब खाना आता है तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया होती है कि खाना आता है तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, ये नीचे मुड़ के इस नली को बंद कर देती, नहीं तो क्या होता कि खाना जो है आपका इधर आ जाता है, इस श्वास नली में आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए श्वास नली को जब खाना हम लोग खाते हैं तो ये संरचना जो है इस तरीके से है ना, ये संरचना मान लीजिए यहाँ पे दो नली हैं, ठीक, तो ये संरचना क्या होती है, जब खाना आता है तो ये खाने को मतलब खाना इसको ढकेलता है, और ये जो है पूरा इसके ऊपर जो है बंद हो जाता है। ठीक, ये बंद हो जाता है, और इसमें जो है खाना आराम से दूसरी नली में चल जाता है। तो कहने का मतलब जो है श्वास नली आगे होती है और जो खाने की नली होती है वो पीछे होती है, और सबसे पीछे क्या होता है आपका अस्थि होता है, यानी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं। अब देखिए खाना आया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से खाना आ रहा है, फिर खाना जो है इसके नीचे से यहाँ पे जाके अब यहाँ पे आ गया। अब ये खाना जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, इसका नाम हम अभी बताते चल रहे हैं। और ये फिर खाना जो है यहाँ अंदर, ये सबसे पहले छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में आके, ठीक, अब ये जो है यहाँ से ये ओपनिंग होगी बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत में उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से जाएगा, फिर उसके बाद मल के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे समझे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है
ये संरचना काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है कि यहाँ से आप लोग खाना खाते हैं, ये चीज़ आया और ये इस पे यहाँ पे टकराया, तो ये जो संरचना एपिग्लॉटिस नामक होती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये श्वास नली है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और ये जो है भोजन की नली है जिसे हम लोग ईसियोफेगस कहते हैं। तो ये जो है ये फिर अंततः ऐसे मुड़ के इसे बंद कर लेगी जब इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो और ये खाना जो है यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो आपके खाने वाले नली में चला जाएगा। और ये जो यहाँ पे ये भाग है पूरा, इसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स मतलब ये जो कंठक है जहाँ से आवाज़ वगैरह निकल रही है वो पार्ट है। ठीक है, ये जो बोलने वाला पार्ट होता है आपके जो ट्रैकिया के ऊपरी भाग में होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये डायग्राम के बारे में बताया गया है कि यहाँ से जो है इंसान के नाक द्वारा वायु आता है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये भोजन है, ये दांत वाली संरचना है। जब भोजन खाते हैं तो अब यही जो है एपिग्लॉटिस, इसको जब इस पे भोजन पड़ेगा तो ये जो है मुड़ के इसको बंद कर लेगा। ठीक, इसकी संरचना देखिए इस प्रकार है। ठीक, ये बंद कर लेता है। उसके बाद खाना जो है यहाँ पे भोजन नली यानी ग्रसिका में चला जाता है, और इस रास्ते द्वारा मतलब मनुष्यों में श्वसन होने की प्रक्रिया होती है। ठीक, और उसके बाद देखिए ये केवल जो है आपका डाइजेशन पार्ट वाला चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे इसको अब हम लोग नाम, इसके बारे में जो नाम है हिंदी में उसको जानते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है एक ग्रसनी होती है, ये जो है सलाइवरी ग्लैंड यानी ये क्या है, लार ग्रंथि। ठीक, लार ग्रंथि। और उसके बाद ये आपका जो है मुख है, ये वाला पार्ट मुख है, और ये जो संरचना पाई जा रही है ये लार ग्रंथियाँ हैं। और ये ईसियोफेगस, ईसियोफेगस मतलब ग्रसिका, जो ये पाइप है जहाँ से ये भोजन मतलब गुजरता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को जो है हम लोग ग्रसिका कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये स्टोमक यानी जो मतलब ये आपका आमाशय है, आमाशय जहाँ पे भोजन स्टोर होता है। ठीक, तो इस पार्ट को जो है हम लोग आमाशय कहते हैं। और यहाँ पे जो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है आपका एक नोट पॉइंट मतलब वो करिएगा, यहाँ पे HCl जो अम्लीय माध्यम होता है वो होता है, याद रखिएगा। ये आपके NCERT में दे रखा है, ये अम्लीय माध्यम बनाता है। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटीन भी होता है इसी आमाशय में, प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन, और ये एंजाइमों द्वारा होता है जिसे खासकर हम लोग पेप्सिन कहते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन एंजाइम है। और उसके बाद ये देखिए पैंक्रियास, पैंक्रियास को हिंदी में हम लोग अग्नाशय कहते हैं। ठीक, अग्नाशय। और उसके बाद देखिए गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, पित्त थैली। और ये लीवर जिसे आप लोग जिगर भी कहते हैं और यकृत भी कहते हैं, ये आप लोग नाम याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक, और ये देखिए ये पूरी सी लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन आपके NCERT में दे रखा है तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। इसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। ठीक, और उसके बाद देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, यानी ये जो है बड़ी आंत्र, एक मिनट, बड़ी आंत्र जिसे बृहदांत्र कहते हैं। और ये जो है ये जो पीली वाली भाग पाई जा रही है ये पूरा, इसको हम लोग
छोटी आंत्र कहते हैं, जिसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। और ये जो है सबसे लंबा भाग है, ये लंबा भाग है पाचन तंत्र का। ठीक, और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एनस, ये रेक्टस, रेक्टस का मतलब मलाशय। ठीक, एनस का मतलब गुदा द्वार। ठीक, एपिडिडाइमिस, ये चीज़ बताई जाएगी अभी। एपिडिडाइमिस जिसमें पूर्वजों में होता था एक्टिव, अभी ये हमारे बॉडी में एक्टिव नहीं है, लेकिन ये संरचना बस पाई जाती है। ठीक, तो ये अंग के नाम याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसलिए आप लोग 9th क्लास में हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दिया, और इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए हम लोग स्टमक का पार्ट देखते हैं, यानी अमाशय का पार्ट देखते हैं कि ये सारे भोजन जो है यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सारी परतें हैं जो अमाशय के ऊपर पाई जाती हैं, 3 लेयर दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है पहला लेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा लेयर। फिर उसके बाद अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, आपका ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से जो है भोजन कुछ देर स्टोर रहता है, मैक्सिमम 1 घंटे, जो एंजाइमों के द्वारा पचता है। फिर यही भोजन जो है यहाँ पे आता है। ठीक, इस ग्रहणी में, ग्रहणी मैंने ये पार्ट, ग्रहणी का पार्ट जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये जो है पार्ट किसका है, ग्रहणी, ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद देखिए ये अमाशय में जो है एंजाइम वगैरह हैं। ठीक है, जो भी खाते पीते हैं, चाहे जल हो चाहे जो भी फूड मटेरियल हो, इस एंजाइमों में जब आते हैं तो इसी एंजाइमों में ये एंजाइमों से भरा रहता है हमेशा। तो और यहाँ पे देखिए ये दीवार पाई जाती हैं 2। ये दीवार, अभी बस इतना जानिए कि ये दीवार, इनका नाम जानना जरूरी नहीं है, आप लोग को हायर क्लास में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है दीवारों से, अब ऐसा होता है कि अगर जो इंसान कुछ भी खाया पिया रहे, अगर जो मान लीजिए कुछ देर बाद सिर के बल थोड़ा लेटता वगैरह है या चलते फिरते कहीं गिर गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये भोजन निकल के जो है फिर से इसमें चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भोजन जो आएगा स्टोर रहेगा, फिर ये दीवार जो है बंद हो जाएगी, उसके बाद इधर नहीं जाएगा। ठीक, और वही चीज़ यहाँ प्रक्रिया है कि मतलब जो भी भोजन होगा एक निश्चित समय के बाद, जब पचने के बाद भी ये जो है जो दीवार होती है वो खुलती है, उसके पहले ये दीवार नहीं खुलती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये भोजन पचता रहता है, 1 घंटे तक हम आपके अमाशय में रहता है। अब देखिए ये सी लाइक स्ट्रक्चर हमने ग्रहणी बताया था, अमाशय से जो है फूड आ रहा है। ठीक, और ये देखिए आपका पित्ताशय जो यकृत में पाया जा रहा था, ये वर्णक जो है निकाल कर लाता है। ठीक है, वर्णक, तो ये वर्णक आता है यहाँ से भी बन के। ठीक, और यहाँ से तो मान लीजिए भोजन ही आ रहा है। ठीक, और ये वर्णक जो है आके यहाँ पे खुलता है, तो इसमें वर्णक होते हैं, और ये अग्नाशय से आने वाले कुछ एंजाइम वगैरह जिसमें भी कुछ वर्णक होते हैं, तो ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, मिलकर फिर इसमें यहाँ पे देखिए ये खुल गए हैं, यहाँ से ये जो है ये नली यहाँ पे खुल गई है ग्रहणी में। अभी इतना ही याद रखिएगा। फिर यहाँ से जो है इस ग्रहणी के निचले पार्ट से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, जिसे छोटे पार्ट आंत का स्टार्ट है ड्यूडेनम। तो अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पे बताया गया है कि ग्रहणी का जो संरचना है ये जो है उसके बाद से ये छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक, और उसके बाद ये जो है संरचना यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे जाके ये बड़ी आंत में खुलती है पीछे से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये केवल स्मॉल इंटेस्टाइन का ही भाग बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे वो खुल जाता है छोटे आंत का भाग, तो इसमें से भोजन निकल के देखिए ये यहाँ पे छोटे जो है
आँत से ये जो भोजन निकला है जितना भी पचा हो, हर एक पार्ट में जो है भोजन का पाचन होते चलता है, ठीक है। तो यहाँ से भोजन चलता है और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी को मैं बताऊँ तो ये क्यों रंग बिरंगा दिखाया गया है कि इसमें भी इसके बड़ी आँत को कई भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये सब नाम आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग छोटे क्लास में हो। आपके एनसीईआरटी में जितना दे रखा है केवल उतना ही याद रखना। हाँ, ये देखिए, ये चीज़ें याद रखिएगा, इतना, ये 2 चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमने डायग्राम लाया है समझाने के लिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग डिफिनेशन से समझते चलते हैं, और आपको जब मैं अगले लेक्चर में आऊँगी तो एनसीईआरटी का आपका पार्ट जो है उसको लाऊंगी, उसको समझाऊंगी आपको कि एनसीईआरटी में जो मानव का ये पोषण है, मानवों में पोषण कैसे होता है, उसके बारे में जो बताया गया है उसको डिटेल बताऊंगी। ये मानव का पोषण इतना डिटेल में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो अगले चैप्टर आएंगे, सबसे पहले ये बॉडी का पार्ट है, और जो भी चैप्टर जैसे डाइजेशन की जब भी बात की जाएगी, श्वसन तंत्र की जब भी बात की जाएगी, तो आपको ये चीज़ें याद रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसको जाने बिना आप लोग पूरे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखिए पाचन क्या होता है। पाचन जो है, यह प्रक्रिया जो है जटिल पदार्थ से, यानी जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं जो काफ़ी मतलब हार्ड मटेरियल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पाचन कहते हैं, या पचाने की प्रक्रिया जो होती है यही पाचन, उनसे न्यूट्रिएंट्स पदार्थ वगैरह प्राप्त करना, ठीक। तो ये पाचन की प्रक्रिया होती है। और पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है जो 10 से लेकर 18 तक मीटर की होती है, 18 से 100 मीटर तक की होनी चाहिए। ये चीज़ मत याद रखिए, इसको मैं फिर से बताऊंगी, ठीक। और उसके बाद देखिए पाचन के बाद क्या होता है, इसमें पाचन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले अंतःग्रहण, ठीक। अंतःकरण में क्या होता है, भोजन को शरीर के मतलब जो आहार नाल में होता है, ठीक, पहुंचने की प्रक्रिया क्या होती है, अंतःग्रहण। जैसे माउथ से कोई व्यक्ति खाना खाए तो अंदर जाने की प्रक्रिया क्या होती है, अंतःग्रहण। इसमें जो है मुख में केवल क्या होता है, मंड या कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, या स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है, अंतःग्रहण में। और उसके बाद जो है इसमें लार, अमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट एंजाइम है, आपके बुक में दे रखा है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मुख में पाए जाने वाले एंजाइमों के नाम बताइए, और कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो 2 एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं या स्टार्च का पाचन करते हैं। तो वो कौन से एंजाइम है, लार, अमाइलेज या टाइलिन, ठीक। अब उसके बाद देखिए डाइजेशन यानी पाचन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये ठोस, जटिल, बड़े अघुलनशील भोज्य अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से देखिए, जैसे मुख में जो एंजाइमों की आवश्यकता हो रही है, सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल व सरल छोटे छोटे अघुलनशील अणुओं में निम्नीकरण यानी तोड़ना जो है पाचन कहलाता है, निम्नीकरण, बदलना। और उसके बाद अवशोषण। अब क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा, जो हमारे आहार नाल की जो कोशिकाएं हैं, आखिर वो भी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, पचे हुए भोजन, ठीक, जो पचा हुआ भोजन है अपने भीतर सोख लेना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह जो हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेना, सोख लेना, उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। फिर स्वांगीकरण उसी जो मतलब सोखे गए पदार्थ जो हैं उनका बॉडी में कहीं कार्य लगता है तो उसके बाद उसका उपयोग करना, ठीक है, और अपने जीव द्रव्य में उन पदार्थों को मिलाना कोशिका के, तो ये चीज़ स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे देखिए कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोज्य से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन
कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा की मुक्ति की प्रक्रिया जो है स्वांगीकरण कहलाती है। उन्हीं भोजन के जो पचे हुए पदार्थ होते हैं उनसे ऊर्जा वगैरह लेना है, उसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। और उसके बाद बहिष्करण। अब देखिए बहिष्करण में क्या होता है, मल के रूप में जो अपचित पदार्थ होते हैं, अनपचे भोजन को गुदा द्वारा शरीर के बाहर त्याग करने की प्रक्रिया क्या होती है, आपकी बहिष्करण होती है। ठीक, केवल इतना ही भाग याद रखिएगा। जैसे देखिए जो अपचित भोजन होता है हमारे शरीर के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। और जाने से पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस लेक्चर को। और जो समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको लेके हम फिर से नए डायग्राम्स के बारे लेकर अच्छे से आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।